नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ पैनल लंबा है। आइए सबसे पहले अपने दोनों अतिथियों का स्वागत कर लेते हैं। बाबा रामदास जी, बाबा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रारब्ध जी के सभी दर्शकों को प्रणाम। नमस्कार। जी। इसी के साथ व्यालोक पाठक जी, प्रारब्ध के इस मंच के नियमित अतिथि। व्यालोक भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सभी को जय सिया राम। जी दर्शकों, छठ का महापर्व, प्रकृति की पर्व छठ बिहार में विशेष स्थान लेता है, लेकिन इस समय तो दुनिया का शायद ही कोई हिस्सा रहो जहां पर यह पर्व नहीं मनाया जाता हो। आप इसे लोक महापर्व कह सकते हैं, आप इसे प्रकृति पर्व कह सकते हैं, आप इसे सनातन का एक और दिव्य स्वरूप कह सकते हैं। आप सभी को आज से शुरू होने वाले छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मनाते हैं उन्हें भी और जो नहीं मनाते हैं उन्हें भी, क्योंकि त्योहार तो त्योहार होता है। लेकिन छठ के कुछ अपने सुख हैं तो उसी के साथ छठ के बहुत सारे दुख भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये रंग में भंग हम क्यों बतिया रहे हैं, आज दुख क्यों बतिया रहे हैं, लेकिन दुख आगे आने वाले सुख के लिए बतिया लेना चाहिए। तो सबसे पहले व्यालोक भाई, व्यालोक जी, लाखों लाखों की भीड़ हर छठ पर प्रवासी पंछियों को भरे हुए बिहार की तरफ वापस लौटती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ वापस लौटती है। ये हर साल का दुख है या इसे हर साल का सुख कहेंगे आप छठ के अवसर पर? देखिए, सबसे पहले तो ये जो लेबलिंग की आदत है ना, उसी के तहत मैं ये मुरेठा बांध के आ गया हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ जो छवि है बिहार की, उसका मतलब लिट्टी चोखा और गमछा रखने का शऊर आए या ना आए, एक गमछा लटका लेना है। हमारे टेलीविजन से लेके और तमाम जो इंडस्ट्री है मीडिया की, वो यही स्थापित करते हैं। दूसरा लेवल है कि हम लोगों को, सभी प्रवासी बिहारियों को और सबको छठ की बधाई से शुरू करना चाहिए था, वो भी मैंने नहीं किया। तो सभी को वो गलती सुधारते हुए सभी को छठ की बधाई देता हूँ। तीसरी बात जो लेबलिंग की होती है कि प्रकृति पर्व, लोक पर्व, महापर्व, अब इस सब पर अगर मैं कुछ तार्किक बातें अभी यहाँ कहूंगा तो छठ वाले मुझे बहुत गरियाएंगे, और वो हमेशा से गरियाते रहते हैं। क्योंकि बिहार की मैं अंडरबेली की बात करता हूँ और मैं उस पूरे सिस्टम की बात करता हूँ जो सड़ चुका है और जो हमारे सामाजिक जीवन को ग्रस्त चुका है। इसलिए राजनीतिक समाधान अब उसका संभव नहीं है, उसका सामाजिक समाधान करना होगा। लेकिन समाज इतना सड़ चुका है कि वह रास्ता दिखता नहीं है। बहरहाल, हमारा कौन सा ऐसा पर्व है जो लोक पर्व नहीं है साहब? होली से बड़ा लोक पर्व कौन है? पानी से शुरू होता है, कादो कीचड़ पूरे नालों की सफाई तक हो जाती है। अब आप उसको भले, आपने उसको वीर से भरे गुब्बारों और क्या क्या में बना के एक जघन्य चीज बना दिया है। दीपावली से बड़ा लोक पर्व कौन है? तो ये लोक पर्व कह के अलग से जो ब्रैकेटिंग है ना, ये वही ब्रैकेटिंग है जो ओबीसी, एससी, एसटी को बांट के और हिंदुओं को, कभी आदिवासी हिंदू नहीं है, इस सब तरह की जो लेबलिंग की जाती है, वही ये प्रकृति पर्व और लोक पर्व से है। हमारा यानी सनातन के किस पर्व में प्रकृति अनिवार्य रूप से नहीं है? और तीसरा, इन लोगों को चूंकि कुल मिलाकर ब्राह्मण पर प्रहार करना है तो इसमें पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। तो किस पर्व में होती है जरा बताइए मुझे। आपने दीपावली की अभी पूजा की होगी आप दोनों ने ना, कितने पुरोहितों को बुला के करवाई थी पूजा? और आपके मोहल्ले में कितने पुरोहित आए थे? होली पर हम किस पुरोहित को बुलाते हैं? और चौथा षड्यंत्र ये चलता है कि धार्मिक नहीं, यह लोकोत्सव है। जैसे बंगाली ससुरे कहते हैं कि दुर्गा पूजा में कोई धार्मिक एंगल नहीं है। कमाल की बजरबस्ती है भाई। तो ये बात हुई लेबलिंग की। दूसरी बात हुई नॉस्टैल्जिया की, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले एक चुटकुले से बात सुनिए। बिहार सरकार का एक जाति सर्वेक्षण नाम का चुटकुला आया है। उस चुटकुले में उससे भी बड़ा चुटकुला ये आया है कि बिहार के मात्र 53 लाख लोग बाहर रहते हैं और कामकाज करते हैं।
उसमें भी 53 लाख में भी 5 लाख विद्यार्थी हैं जो शिक्षा की तलाश में बाहर गए। यानी बिहार से केवल 48 लाख लोग बाहर रहते हैं। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है और उसमें अगर बिहारी मैं 50% भी न मानूं, 40% भी न मानूं, और 2 करोड़ क्यों होगी, 2.25 करोड़ हो गई होगी, क्योंकि 11 में 1.68 करोड़ सरकार के पास आंकड़े थे। इलीगल माइग्रेंट्स और सबको तो छोड़ ही दीजिए, तो 2.25 करोड़ से कम नहीं होगी। फिर भी मैं कुछ भी नहीं मानूं तो 11 की जनगणना में 10 लाख से ऊपर बिहारी थे, क्योंकि सरकारी आंकड़े थे, और 28 लाख यूपी वाले थे। तो मान लीजिए कि ये दोनों मिलके, और क्या यूपी का जो पूरा लखनऊ तक का एरिया है वहां छठ वाले नहीं आते हैं? पूरा गोरखपुर देवरिया अभी भरा नहीं हुआ है, बलिया भरा नहीं हुआ है। बनारस में नहीं होगा छठ? होगा, बनारसी लोग बनारस आके करेंगे, मुंबई में नहीं करेंगे। दूसरा, मुंबई में सबसे ज्यादा भैया लोगों की आबादी है। मुंबई की आबादी 2.5-3 करोड़ से कम नहीं होगी अभी, क्योंकि 2011 में ही वह 2 करोड़ थी। तो केवल दिल्ली और मुंबई को मिला दूं मैं, प्यारे जाति सर्वेक्षण करने वाले टुटपुजिए चुटकुलेबाजों, तो कम से कम 50 लाख बिहारी तो केवल इन दोनों शहरों में रहते हैं, कम से कम। और यूपी वालों को तो भूल जाइए, यूपी वाले तो अभी आए ही नहीं। दिल्ली की राजनीति पंजाबियों के हाथ से निकलकर वैसे ही क्या बिहारियों के हाथ में आ गई है, बिना जनबल के। भाई देखिए ना, संजीव झा, गोपाल राय, फलाने अलाने, पहले एक द्वारका क्षेत्र का जो सर्वाधिक अल्प विकसित इलाका था, वहां एक कोई महादेव सेठ होके करते थे, भाजपा के एकमात्र विधायक या कुछ थे, पूरबियों के नेता, महाबल मिश्रा या कुछ ऐसा नाम था उनका। हाँ, महाबल मिश्रा। महाबल मिश्रा, ठीक है। आज की डेट में आप जाइए, पूरे वजीराबाद से लेकर और कहां से, और दिल्ली में उस फोम वाली यमुना में भी बिहारी बैठते हैं। ऐसा थोड़े ना है, आप फरीदाबाद के सामने जाइए, कौन कर रहा है छठ? बिहारी कर रहे हैं। लेकिन पहले इस रेल वाली बात पर आ जाएं, तो 53 लाख का आंकड़ा तो यहीं फेल हो गया। सूरत में 27 लाख, जहां अभी दम घुटने से आप लोगों ने देखा होगा कि सूरत स्टेशन पर भगदड़ मच गई। भाई वो मतलब ऐसी स्थिति आएगी इसकी कल्पना भी नहीं करते थे। गुजराती कितना बाहर प्रवास करता है भाई? नहीं करता है ना, उसको नहीं आदत है ऐसी चीजों को झेलने की। 27 लाख केवल सूरत में प्रवासी हैं, जिसमें कौन लोग हैं? बिहार और यूपी के लोग हैं, के आसमान से आ गए, एलियन थोड़े हैं वहां। उस 27 लाख में कितने होंगे आप जोड़ लीजिए। बेंगलुरु चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, कोई भी शहर आप नाम लीजिए, आप कश्मीर के जो रोड बन रहे हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वहां जब मजदूरों को गोली मारी जाती थी पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा या वहां के मुजाहिदों द्वारा या जो भी हैं जिहादियों द्वारा, तो उसमें से 10 में से 8 मरने वाले बिहारी मजदूर होते थे। ठीक बात। गटर की सफाई से लेके और सब जगह आप देखिए, तो 53 लाख केवल बिहारी बाहर रहते हैं। अब केवल एक आखिरी पॉइंट कह रहा हूं, रेलवे वाला। बीच में अगर आपका कोई सवाल है तो कर दीजिए, आज बाबा सुनेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि आज मैं भरा बैठा हूं। नहीं बिल्कुल बताइए। चाहता हूं कि शुरुआती जो है एक टेक लेने के बाद दोनों लोग अतिथियों के, फिर हम लोग डिटेलिंग में आएंगे। जी जी, आप शुरू करें। तो 53 लाख का चुटकुला आपने सुना, उसको मैंने कैसे डिवाइड कर दिया वो आपने देखा। बिहारियों में 4 करोड़ बिहारी कम से कम, और ये मैं 5 साल पहले का आंकड़ा बोल रहा हूं, 4 करोड़ बिहारी कम से कम बाहर रहते हैं। ठीक बात। आपने मजाक बना के रखा है, और इसके मुकाबले आपने 53 लाख का झुंझुना पकड़ा दिया। रेलवे ने 300 स्पेशल ट्रेन चलाई है केवल छठ के नाम पर। 13 जोन में बंटा रेलवे 300 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जो कुल मिलाकर 4500 फेरे करेगी। 4500 फेरे करेगी माई बाप। तो एक फेरे में अगर 2000 भी हम रख लें
तो 90 लाख ही आंकड़ा बनेगा सरकार, 90,000 नहीं 90 लाख बनेगा। आप जोड़िए 4500 फेरों को आप अगर 2000 से गुणा करेंगे तो 90 लाख जी। तो 90 लाख यात्रियों की कैटरिंग कर रहा है रेलवे, लेकिन उसमें वही होगा, चार्जर जलेगा, कहीं कुछ होगा, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी चीजें तो हो नहीं सकती है ना। आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम ही नहीं हुआ है, आप गरियाए चले जा रहे हैं रेलवे को। आप चूंकि रवीश कुमार हैं, आपको पूरी दुनिया जानती है कि आप बकचोद हैं, आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, तो आपने अपना वो लगा दिया कि 20 साल से, जब से मैं जेएनयू में पढ़ रहा हूं तब से ये भीड़ देख रहा हूं भाई। ठीक है ब्यालोक जी, दर्शकों आज ऐसा आप सभी को लग रहा होगा कि ब्यालोक जी इतने भरे बैठे हैं कि उनको हाथ दिखा के थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब कहीं सब्र का बांध जो है बाबा जी का न टूट जाए। कटरी कमेंट हम बाबा जी का भी ले लेते हैं। बाबा जी, आपने देखा किस तरीके से 55 लाख का एक घिनौना मजाक किया गया कि केवल 55 लाख लोग जो हैं बिहार से बाहर रहते हैं, जबकि ब्यालोक भाई ने अभी अभी उसको 4 लाख के पुराने आंकड़े से जोड़ दिया। बहरहाल वो आंकड़ा अब कितना बढ़ गया होगा। अच्छा, स्थापित मीडिया में आपने लगातार देखा होगा, स्वनामधन्य जितने पत्रकार हैं जो खुद बिहार से आते हैं, उनमें से ज्यादातर बिहार से आते हैं, वो दोष दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके सरकार को, उनके रेल मंत्री को। चलिए ठीक है, आपका काम है, सरकार को दोषी दीजिए, इतिहास की बातें मत कीजिए। रेल आज अगर अश्विनी वैष्णव के हाथ में है तो उन्हीं से सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन लालू प्रसाद को, जो 90 के दशक के बिहार का जनता राज्य का सरगना, वो आज भी जीवित है। उसका बेटा सरकार में है, मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है। ये तमाम स्वनामधन्य स्थापित मीडिया के लोग या बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपने आप को कहने वाले में भारी से चयन हुआ, जिसका कि आज ये पूरी श्रृंखला चली आ रही है, जिसमें ब्यालोक भाई ने बताया कि 4 करोड़ बिहारी 5 करोड़ बिहारी लगभग बाहर रहते हैं। तो भाई साहब, उनसे भी तो एक सवाल पूछ लेते। लालू यादव जिंदा हैं, उनका प्रारब्ध उनके सामने है, उनसे क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है? आपने ये सवाल मुझसे किया है ना सर। देखिए, ये सवाल असल में लालू से तो खैर सर, लालू प्रसाद से भी कोई सवाल किया जा सकता है, आपको बताइए। मैं तो कहूंगा कि जो लालू से सवाल करेगा वो खुद सबसे बड़ा मूर्ख है? जो आदमी जो खुद सारी समस्याओं का क्रिएटर है, उससे आप क्या सवाल करेंगे? छोड़ दीजिए। और एक बात बताऊं, मैं लालू को भी दोषी नहीं मानता। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने एक बार मैंने एक लेख पढ़ा था, सीधी सी बात है, वो कहते हैं यू गेट व्हाट यू डिजर्व। सर, बिहारी ये डिजर्व करते हैं, तो जो आप डिजर्व करते हैं आपको मिलता है। यदि आपको आज सन 2023 में भी अपने लिए एक अच्छी सरकार चुनना नहीं आता, यदि आप ये निर्णय नहीं कर पाते कि कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर है, अच्छा काम करेगी, देन यू डिजर्व दिस। अगर आपने एनार्की, अगर आपने लॉलेसनेस, अगर आपने अराजकता को चुना है, तो आपने अराजकता को पाया है। आपके यहां अराजकता है तो व्हाई शुड यू कंप्लेन? सीधी सी बात है, बिहारियों ने इस अराजकता को चुना है, पहली बात। अच्छा, ये जो श्रीमान जी ये पटका बांध के बैठे हैं, जो भरे बैठे हैं, अगर आपके चैनल पे अगर हम लोग ये ऑन कैमरा ना बतिया रहे होते तो मैं इस अंदाज में इनसे नहीं बतियाता जिसमें बतिया रहा हूं, बड़ी मजबूरी में बतिया रहा हूं। इनसे पूछिए कि ये साल भर तो लखनऊ में डैश डैश कराते हैं, तो अपनी डैश डैश कराने भागलपुर दरभंगा क्यों गए? जब अच्छा मैंने आपसे पूछा कि कहाँ है ब्यालोक, बोला वो तो गई ना छठ मनावे, तो मैंने कितनी मोटी गाली दी थी, याद है ना? मैंने कहा साला पहले ही बहुत भीड़ है तो यो भीड़ में शामिल हो गए। बिहारियों की सबसे गंदी आदत है कि साल में 360 दिन अपनी बीप बीप बीप
लखनऊ, सूरत, बंबई और लुधियाना में करवाएंगे। छठ वाले दिन अपनी डैश डैश कराने बिहार पहुंच जाएंगे और सभी बिहारियों को दिवाली से एक दिन पहले ट्रेन पकड़ना है और छठ पे घर पहुंच जाना है। मतलब 5 दिन में 4 करोड़ बिहारी, मतलब मोदी अपने कपार पर बिठा के ले जाएगा। और मुझे सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर बाई गॉड मेरा बस चलता है तो जितना बिहारी सब छठ गया है मनाने, किसी को वापस नहीं आने तो वहीं रहो साले। अच्छा, जब 5 करोड़ बिहारी डिसाइड कर लेता है कि हमको छठ मनाने बिहार जाना है, तो फिर अपना ट्रेवल प्लान भी तो प्लान करता होगा कि नहीं, कि मेरे भैया जाना तो है, कैसे जाऊंगा। एक बार पर सर, बिहारी असल में बाय नेचर जो है वो भेड़ बकरी है। हम लोग चिंता में मरे जा रहे हैं कि अरे बेचारा बिहारी कैसे जाएगा। सर, बिहारी को अगर आप एसी फर्स्ट में अगर यात्रा करा देंगे ना, उसका दम घुट जाएगा। फर्स्ट एसी में उसका दम घुट जाएगा। उसको वही जनरल डिब्बा चाहिए जिसमें वो भूसा की तरह ठूस के जाए। ठीक है, लेट हिम एंजॉय। ठीक बात। मैं इस बात को, बाबा जी आपकी बात को, भावना को समझ सकता हूं और निश्चित रूप से आपका आमोश बोल रहा है। अच्छा, आपके ही इस बात से एक उपजा सवाल में लेके व्यालोक भाई के पास चलता हूं। व्यालोक भाई पहले ही भरे हुए हैं, उंगली दिखा चुके हैं, है ना। व्यालोक भाई, आप बोलना चाहते तो आप बोलेंगे ही, उसी के साथ में बाबा जी का एक प्रश्न, बाबा जी के इन बातों से निकले हुए एक सवाल को आपकी तरफ लौटा देता हूं। बाबा जी ने जब ये कहा ना, और ये बात आप भी कहते रहे हैं कि जब तुम दिल्ली में 4-4 मकान ले लिए हो, तुमने जो है फिडेल्फिया से लेके, है ना, मुंबई, बेंगलोर, हर जगह मकान बना लिया है, तुम कर्मयोगी हो, कमाते हो, खूब मेहनत करते हो, पसीना बहाते हो। तुम पंजाब में जाके इतना सारा मकान बना लिए हो, कुछ दिन में डेमोग्राफी तुम बदल जाओगे, वहां पे सरदार और पंजाबी जो है अल्पसंख्यक हो जाएंगे, है ना। तो तुम ये सब जब कर चुके हो, तो तुम समुद्र किनारे क्यों नहीं छठ मना लेते, तुम बेंगलोर में क्यों नहीं छठ मना लेते। और बाबा जी का सवाल मैं आपके ऊपर निजी उछाल दूं, अरे व्यालोक भाई, आप गोमती किनारे क्यों नहीं छठ मना लेते। ऐसा क्या है कि छठ मनाने के लिए तुमको बिहार ही जाना है। इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी क्या है। देखिए, इसका थोड़ा सा गंभीर जवाब दूंगा, और उसके लिए पहले एक बात मजाक से। बबुआ जो है ना, ये बहुत फैल के अभी जवाब इसलिए दे रहे हैं कि पिछले 5 साल से बोलने लायक हो गए हैं, है ना, 6 साल से। उसके पहले बाबा ने कौन सी सरकारें चुनी थी, क्या क्या यूपी में होता था, सब पता है। और वैसे भी मैं तो कहीं का नहीं हूँ। यूपी वाले वहां का नहीं मानते, बिहार वाले बिहार का नहीं मानते, दिल्ली वाले दिल्ली का नहीं मानते, तो सब तो भगा ही देते हैं। खैर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इसको देखिए 2-3 तरह से देखना होगा। पहला, मेरे जैसे जो लोग हैं वो तभी आते हैं जब वो अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे माँ करती हैं मेरी, और इस बार चूंकि बीमार हैं और कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, तो मैं जिस क्लास से आया हूं उसमें मुझे टिकट एक दिन पहले मिला, तत्काल सेवा से मिला, भारत सरकार की सेवा से मिला, और मैं गया सेकेंड एसी में बैठ के चला आया। ये एक वर्ग है। दूसरा वर्ग जनरल में नहीं, दूसरा वर्ग बेंगलुरु हैदराबाद वालों का है। अगर मुझे डिक्टेटर बना दिया जाए इस देश का, तो मैं बिहारियों का स्लीपर और एसी में प्रवेश वर्जित करा दूंगा। यू डोंट नो व्हाई, हाउ डेयर यू कम टू सेकंड एसी। चलो सारा जनरल में चलो तुम। सेकंड एसी आप जरा, आप इसलिए आप आए सेकंड एसी में कि किसी बिहारी ने ट्रेन फूका नहीं। अगर उस ट्रेन को फूक दिया होता किसी बात पर तो कैसे आते। शुक्र मनाइए उन बिहारियों का जिन्होंने उस दिन ट्रेन को चलने दिया, पटरी उखाड़ के अपने घर नहीं लगे, ब्रिज को बेच के नहीं खाए, ओवरहेड कार जो है उसको अभी सलामत था इसलिए आपकी ट्रेन पहुंच गई। ये तो पूरा का पूरा पटरी बेच खाता बिहार।
सुनिए, अब सुनिए, दूसरा वर्ग जो है वो है बेंगलुरु हैदराबाद के फ्लाइट वाले का। वो आता है 5 दिन के लिए, और इस सब के कारण बताऊंगा बाबा, अभी धैर्य रखिए, मैं बहुत आराम से बताऊंगा, मैं बहुत तार्किक आदमी हूँ। बिहार को मुझसे ज्यादा आप क्या करिएंगे, लेकिन जो इस सवाल का हम लोग हल ढूंढ रहे हैं ना, उसको थोड़ी और गहराई में जाके ढूंढते हैं। ठीक। बाकी बचा वर्ग वो है जो स्लीपर में यात्रा करता है, और वहां की हालत भेड़िया धसान इसलिए हो गई है क्योंकि जैसे एसी में रोक दिया जाता है, या एसी में तो नहीं पहुंच पाते हैं ना, फर्स्ट एसी या सेकंड एसी, आप स्लीपर में रोक नहीं पाते हैं, आप 500-500 वेटिंग का टिकट अलाउड कर देते हैं। तो जनरल के जो 3 डब्बे या 2 डब्बे लगे हुए हैं उसमें क्या होगा, यह है भेड़िया धसान। दूसरा सवाल जो इससे जुड़ा हुआ था कि तुम वहीं क्यों नहीं मनाते। बाबा पर्यटक हैं, संसार घूम चुके हैं, दिल्ली की फोम वाली यमुना नाले में भी बिहारी जीवट तो वहां भी खड़ा हो रहा है। फरीदाबाद में जाइए, आप देखिए कि हजारों नहीं लाखों की भीड़ होगी यमुना के किनारे। आप गाजियाबाद चले जाइए, आप नोएडा चले जाइए, वहां सो कॉल्ड जो हिंडन नदी यानी नाला है, उस नाले में लोग खड़े हैं। अपार्टमेंट चले जाइए, वहां के स्विमिंग पूल पर छठ हो रहा है। बेंगलुरु चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, न्यूयॉर्क में मेरा दोस्त रहता है, उसके यहाँ झील पर होता है, और फिलाडेल्फिया से भी खबरें आती हैं, फोटो आती हैं, तमाम जगहों से होता है, न्यूयॉर्क से हो रहा है, वाशिंगटन डीसी से हो रहा है, जापान में शुरू हो चुका है। और इसको कुछ मूर्ख बिहारी अपनी सांस्कृतिक ताकत बताते हुए और उस पर बहुत आगाते हैं, लेकिन मैं उस जमात का हिस्सा नहीं हूं। मैं इसको नहीं कहता हूं कि वो आपका सांस्कृतिक ये है, क्योंकि सांस्कृतिक हेजेमनी उसकी बनती है जो ताकतवर होता है। हिंदू की और बिहारी की सांस्कृतिक हेजेमनी इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो कमजोर है। आप सांस्कृतिक रूप से सबसे उच्च हैं, सनातनी हैं, लेकिन हेजेमनी में आप वो हैं कि ब्रिटेन अभी 2 दिन पहले हिंदुत्व पर सेमिनार कर रहा है कि हिंदुत्व से कैसे निपटें, और जिसमें सारे के सारे जिहादी वक्ता हैं या ईसाई स्कॉलर हैं। हिंदुत्व पर बात हो रही है, एक भी हिंदू का आदमी नहीं है। तो सरलीकरण नहीं है, समस्या बहुत सीधी सी ये है कि जो सामान्य वर्ग है, जैसे साल भर वो कमाता है, आपका कैलेंडर, बैंकों का कैलेंडर मार्च टू मार्च होता है ना वित्त वर्ष का। हमारे महाजन बनिया जो होते हैं, बनिया भाई, हिंदू भाई, दिवाली के दिन बही खाते की शुरुआत करते हैं ना। तो जो ये सामान्य वर्ग है, कुली है, रिक्शा मजदूर है, ठेला लगाने वाला है, खोमचे वाला है, व्हाटएवर, मेट्रो का छोटा सा गार्ड है, मेट्रो में छोटा सा काम करने वाला है, किसी दुकान के बाहर खड़ा गार्ड है, ये तमाम लोग जो हैं, इनका साइकिल है दद्दा छठ से छठ का, वो यहां बैठा हुआ है। जी अवनीश जी, आप कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल बाबा जी, ब्यालोक जी ने अभी जो बात कही, दरअसल कल ही हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे, फोन पर हम लोगों की बात हो रही थी, तो हमारे बीच में ये बात हुई कि वाकई ये एक मानसिकता, मैंने इसीलिए मानसिकता और इसके पीछे की साइकोलॉजी पर सवाल में इसीलिए ले गया, और मुझे लगता है कि इसे गंभीरता से और एक फुल लेंथ में हमें बात करनी पड़ेगी, और ये चर्चा हम दूसरे भाग में भी जारी रखेंगे। तो अब इस अंक में, इस भाग में, इस पहले एपिसोड में बाबा जी, हम आपसे एक बार, ब्यालोक भाई, हम इस पर आगे कंटिन्यू करेंगे ना, और इसको चूंकि विस्तार से और गंभीरता से इस पर बात होगी। अच्छा, ब्यालोक भाई ने जो अभी एक बात कही कि जो एक संख्या आती है लगातार बिहार के लोग, आप देखिए गाजियाबाद में, और ये बात आप मान रहे हो कि आप पंजाब में देखिए तो वहां भी उसी खासी अच्छी खासी संख्या में लोग जो है छठ मना रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश का कोई शहर देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, तो आखिर बिहार में इतने लोग जाने के बाद भी आखिर शेष भारत में बचे रह जाते हैं, तब ना इतना छठ हो रहा है हर जगह। क्यों, क्या कहेंगे इस पर बाबा जी? मैं ये आई डोंट बाय दिस लॉजिक, फुलिश लॉजिक कि हमारा साइकिल है छठ टू छठ।
इसलिए हम छठ पे, अच्छा अगर साइकिल है तो ये छुट्टी मनाने 3 दिन बाद के लिए क्यों जाते हो? आपको मालूम है ना बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी दिवाली पे और छठ पे, तो 10 दिन पहले चले जाया करो, बाय रोड जाओ। और अगर ट्रेन से ये बात जाना चूज करते हो, और सर ये बात हम लोग आगे बतियाएंगे। मैंने जो आपसे सवाल पूछा जरा उसका इसमें जवाब दे दीजिए पहले एपिसोड में, कि आखिर बिहार में इतने लोग ठसाठस लाखों लोग पहुंचने के बाद भी अगर पूरे भारत के हर समुद्र के किनारे, मतलब समुद्रों के किनारे और बाकी जो है आपके हिंडन पे, अभी जो आलोक जी ने कहा कि दिल्ली में उसी गाज वाली झाग वाली जमुना में भी, आपके पंजाब में भी हर जगह छठ मनाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वाकई इसका विस्तार हुआ है। इतने सारे लोग बाहर अभी भी बचे हुए हैं जो छठ मना रहे हैं, ये तो मानेंगे आप? हाँ, उसका कारण यह है कि बिहार में अराजकता फैला के, बिहार को गंदा करके, ये तो वो बात हुई कि अपने घर में अपने बिस्तर पे आपने मलमूत्र त्याग दिया, फिर हमारे घर में आ गए यह बोलने कि ये बहुत अच्छा है। अच्छा आ गए तो अब यहीं रह लो। अगर आ गए हो, अपना घर तो गंदा करके अब आ गए, तो अब यहाँ चैन से रह लो। एक तो सबसे पहली बात, जहां गए हैं वहां भी गंदा ही कर रहे हैं। लुधियाना में जब भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले या तो कोई ड्रग एडिक्ट या नहीं तो फिर बिहारी बस्ती में देखा जाता है। हिमाचल में यदि कोई क्राइम होता है, उत्तराखंड में यदि कोई क्राइम होता है, तो पुलिस वाला सबसे पहले पूछता है अगल बगल कहीं भैये रहते हैं क्या। तो आप बिहार को गंदा करके आए और जब हिमाचल में आए तो वहां भी तो गंदा ही कर रहे हो। यहां पर भी तो आपने स्लम्स ही बनाई है। दिल्ली में कौन सा आपने महल खड़ा कर दिए? दिल्ली में तो भी तो आप स्लम्स में ही रह रहे हैं। और केजरीवाल जैसों को चुन रहे हैं। केजरीवाल आज अगर सत्ता में है तो किसके बल पे है? बिहारियों के वोट से है। आज दिल्ली बिहारियों का शहर है। क्यों? क्योंकि अपने अच्छा, हम समझते थे कि पिछले 20 सालों में कुछ सुधार हुआ होगा, मुझे ऐसा भ्रम था। कोई सुधार नहीं था, कोई सुधार नहीं। अच्छा, ये जितना आगे बढ़ते हैं ना, फिर अगले 5 साल बाद उतना ही पीछे चले जाते हैं। पहले टर्म में बहुत अच्छा काम किए थे पलटू राम, फिर वो तेजस्वी यादव आते ही तो वेरी नेक्स्ट से जंगल राज शुरू हो गया। तो सर ये दिस इज द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। बिहार की जो समस्या है, ये मैं इसको सामाजिक समाजशास्त्रीय समस्या नहीं मानता हूं, यह एक राजनीतिक समस्या है। बिल्कुल इसका हल भी राजनीति से ही निकलेगा। बिल्कुल बाबा जी, आपकी बात यहाँ समझ में आती है कि इसका जो ये सामाजिक समस्या कहाँ है? समस्या तो खैर है ही है, आप जो कह रहे हैं, लेकिन इसका हल तो राजनीति में ही मिलेगा। एक सही सरकार आएगी, एक सही जनप्रतिनिधि आएंगे, वो सरकार जो है ऐसी होगी जो सोचेगी समझेगी, और कम से कम 90 का वो बिहार जिसने लोगों के नाम के आगे उनके सरनेम लिखवाना छोड़ दिया। अगर वो अवनीश कुमार लिखने लगे, शर्मा गायब हो गया, व्यालोक स्वामी लिखने लगे, पाठक गायब हो गया, कुमार झा हटा दिए, निरंजन कुमार रह गए, तो आखिर इसका राजनीतिक कारण ही थे कि जंगल राज कायम हो गया था और हिंसक वारदातें होती थी। तो मारे डर के, मारे भय के तमाम जातियों को लोगों ने अपने सरनेम हटाए। आज अगर बिहार के पलायन की समस्या, सूरत में इतने सारे लोग, दिल्ली में इतने सारे लोग, बम्बई में इतने सारे लोग ट्रेन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, तो इसका मूल कारण कहीं ना कहीं बाबा जी और व्यालोक भाई 90 के दशक में छुपा हुआ है, जिस पर आज बेशर्मी भरी चुप्पी है तमाम इन पाखंडित सुब्रतवादियों में। दोस्तों, मुझे लगता है कि एक एपिसोड में ये बात समा नहीं पाएंगी, क्योंकि इसके कई एंगल हैं। इसकी वार्ता हम इस एपिसोड के तुरंत कर रहे हैं। हालांकि ये रिकॉर्डिंग हम लोग एक साथ करेंगे, लेकिन आप तक ये रिकॉर्डिंग 2 भागों में पहुंचेगी। तो पहले भाग के लिए हम आपसे फिलहाल, लेकिन ये बात हमारी दूसरे अंक में जारी रहेगी। तो आपको नमस्कार, प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने का। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, हम बात शुरू कर रहे हैं।